एसिमेट्रिकल पोजीशन में है, राइट किडनी स्लाइटली लोअर इन पोजीशन। यहाँ तक लिखे ना, ये किडनी का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, जो अपन लास्ट क्लास में देख चुके थे। अब अपन बात करेंगे किडनी के अंदर की, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख रहा, इंटरनली 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 internally each kidney is formed of about internally each kidney is formed of about 1 million 1 million nephrons और इसका एक और नाम है, और रीनल ट्यूब्यूल्स, नेफ्रॉन्स और आप इसको बोल सकते हो रीनल ट्यूब्यूल्स। तो रीनल वर्ड अपन किडनी के लिए यूज करते हैं, जस्ट लाइक जैसे पल्मोनरी वर्ड हम लंग्स के हिसाब से यूज कर रहे थे, कार्डियक वर्ड हम हार्ट के लिए यूज कर रहे थे, वैसे रीनल वर्ड इज रिलेटेड टू किडनी, ठीक है। ओके, रीनल ट्यूब्यूल्स और नेफ्रॉन्स held together by connective tissues, held together by connective tissues, ठीक है, फुल स्टॉप। nephrons are convoluted, convoluted मतलब थोड़ा फोल्डेड है, जैसे हमारा इंटेस्टाइन था ना, कैसे पूरा फोल्डेड था ना, वैसे ही ये जो नेफ्रॉन्स हैं ये भी कुछ पार्ट में कॉन्वोल्यूटेड है, यानी कि ऐसे फोल्डेड है, कॉइल्ड है, और कुछ पार्ट में दे आर स्ट्रेट, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स आर कॉन्वोल्यूटेड in outer part of kidney in outer part of kidney called renal cortex, renal cortex। आउटर पार्ट ऑफ द किडनी मतलब क्या हो जाएगा, जैसे ये अगर आपकी किडनी है, ठीक है, तो ये हो गया किडनी का आउटर पार्ट, ये वाला पूरा बाउंड्री, दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ किडनी, और जो बीच वाला पार्ट है उसको अपन क्या बोलेंगे, सेंट्रल पार्ट ऑफ किडनी। समझ रहे हैं क्या, ये आपका सेंट्रल पार्ट ऑफ किडनी और ये पूरा आउटर पार्ट ऑफ किडनी। तो नेफ्रॉन्स जो है ना, वो आउटर पार्ट ऑफ किडनी में कॉइल्ड है, कॉन्वोल्यूटेड है, और सेंटर पार्ट में दे आर स्ट्रेट, ये दिख रहा है आपका, ठीक है। तो नेफ्रॉन्स आर कॉन्वोल्यूटेड इन आउटर पार्ट ऑफ किडनी, उस आउटर पार्ट ऑफ किडनी को हम बोल रहे हैं renal cortex। while run straight in central part of kidney called renal medulla, MEDULLA, renal medulla, called renal medulla। एक रीनल कॉर्टेक्स हो गया, आउटर पार्ट ऑफ किडनी, रीनल मेड्यूला, सेंट्रल पार्ट ऑफ किडनी, ठीक है। ओके, फुल स्टॉप। इसका फंक्शन लिखते हैं, नेफ्रॉन क्या करेगा, नेफ्रॉन्स ऑफ द किडनीज फॉर्म द यूरिन, nephrons of the kidney form the urine with urea as the main nitrogenous waste, with urea as the main nitrogenous waste, with urea as the main nitrogenous waste, ठीक है।
पहले हम बाकी 3 पार्ट्स के बारे में भी लिख लेते हैं, उनके क्या फंक्शन है, फिर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में जाएंगे। ठीक है, जो अपन को लिखे ना कि नेफ्रॉन आर कॉन्वोल्यूटेड इन इन आपका कॉर्टेक्स एंड इट इज गोइंग स्ट्रेट इन द मेडुला। तो उसका भी स्ट्रक्चर देखेंगे कि आपका बेसिकली नेफ्रॉन्स में क्या क्या चीजें हो रही हैं। ठीक है, और उसके पहले बाकी जो 3 पार्ट बच गए, यूरेटर, यूरेथ्रा एंड यूरिनरी ब्लैडर, इनके बारे में इनके फंक्शंस लिख लेते हैं क्या है। तो सेकंड लिखना यूरेटर, यूरेटर्स, यूरेटर्स दोनों किडनी से एक एक ट्यूब गया है बाहर, क्योंकि किडनी जो यूरिन बना रही है अल्टीमेटली उस यूरिन को कंडक्ट करना है ना, उसको लेके आना है कहां तक, ब्लैडर तक, तो वो यूरेटर करेगा। ठीक है, तो हाइफन डाल के लिखना these are a pair of long comma narrow, these are a pair of these are a pair of long comma narrow thin walled and tubular structures and tubular structures which start from the which start from the which starts from the hilum of the kidney। hilum ये लिखे थे कल, कहाँ लिखे थे, देखो क्या मतलब होता है hilum का। किडनी के स्ट्रक्चर में लिखे थे। ये जो किडनी का कॉन्कैविटी दिख रहा है ना आपको, ये वाला पार्ट, यहां से आपका यूरेटर स्टार्ट होगा। दिस इज वन किडनी, दिस इज अनदर, ये आपका यूरेटर ऐसा यहाँ हिलम से पास स्टार्ट होगा। ठीक है, हिलम मतलब कॉन्कैविटी ऑफ द किडनी, उसको अपन हिलम बोल रहे हैं। ठीक है, ओके, तो क्या लिखे, थिन वॉल्ड एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर which start from the hilum of the kidneys, comma, run downward, run downward, run downward and opens in urinary bladder and opens in urinary bladder। ये ट्यूब जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर में, ओपन हो जाता है। ठीक है, स्टॉप। these conduct the urine, फंक्शन हो गया इसका ना, these conduct the urine, these conduct the urine from the kidneys, from the kidneys to urinary bladder, to urinary bladder, from the kidneys to urinary bladder by peristalsis। ये सुना है वर्ड पहले, कहाँ सुने थे, पेरिस्टाल्सिस। आप लेटे रहोगे तब भी यूरिन अगर फॉर्म हो रहा होगा तो वो कंडक्ट होके गॉल ब्लैडर तक जाएगा। समझ रहे हैं, पेरिस्टाल्सिस बेबी टाइप का मूवमेंट होगा आपके ट्यूब्स पर, जिससे आपका यूरिन आगे बढ़ेगा। ठीक है, चलो थर्ड, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये आपके यूरिन को टेम्पररी स्टोर करेगा। ठीक है, हाइफन डाल के लिख लेते हैं, इसका भी पहले स्ट्रक्चर और फिर इसका फंक्शन। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बारे में लिखते हैं, हाइफन डाल के लिखना, इट इज अ थिन वॉल्ड, it is a thin walled, it is a thin walled, it is a thin walled, comma, elastic, elastic sac, 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 present in lower part of abdomen, present in lower part of abdomen, it temporarily, it temporarily, it temporarily stores the urine। ठीक है, इट टेम्पररीली स्टोर्स द यूरिन। इसकी भी जो मसल वॉल्स होंगी ना, वो इनवॉलंटरी मसल्स की होंगी,
मतलब नॉट इन योर कंट्रोल। वॉलंटरी मसल्स हमारे कंट्रोल में होते हैं ना, हमारी विल पे काम करते हैं, बट इनवॉलंटरी मसल्स आर नॉट इन अवर कंट्रोल, लाइक कार्डियक मसल्स, है ना, फिर आपके अनस्टेटेड सॉरी हाँ अनस्टेटेड मसल्स, दीज आर नॉट अवर इन अवर कंट्रोल। ठीक है, चलो लास्ट, यूरेथ्रा, URETHRA, यूरेथ्रा। अभी हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं पढ़े, वरना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पार्ट होता है जिसका नाम होता है यूट्रस। तो लोग यूट्रस और यूरेथ्रा में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, याद रखना, यूट्रस इज द organ of a female reproductive part, whereas urethra is a organ of your urinary system। ठीक है, यूरेथ्रा। ठीक है, चलो उसके बारे में लिखेंगे यूरेथ्रा, तो हम हाइफन डाल के लिखो, इट इज अ मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। कहीं भी बोन्स नहीं है, ना किडनी में बोन्स थी, ना आपके यूरेटर में, ना ब्लैडर में, ना यूरेथ्रा में, ऑल आर मस्कुलर पार्ट्स। ठीक है, इट इज अ मस्कुलर एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर which extends from the urinary bladder, which which extends which extends from the urinary bladder to the outside, to the outside, urinary bladder से बाहर तक निकलेगा, to the outside, full stop। it carries the urine it carries the urine to the outside, it carries the urine to the outside। ठीक है, और यूरेथ्रा सिर्फ यूरिन ही कैरी नहीं करता है। जब हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन में, तो स्पर्म भी यूरेथ्रा से ही आता है, मतलब यूरेथ्रा दोनों के लिए कॉमन पॉइंट है। ब्लैडर उसको यूरिन देगा, और एक स्पर्म डक्ट होता है जिसको अपन वास डिफरेंस बोलते हैं। नाम सुना आप लोगों ने? 8 में नहीं पढ़ा आप लोग? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़े हो ना? तो उसमें एक वास डिफरेंस करके एक ट्यूब होता है, फैलोपियन ट्यूब, याद है? वास डिफरेंस ये क्या करता है, ये जो भी आपका मेल टेस्टिस स्पर्म प्रोड्यूस करता है, स्पर्म, इट इज द जर्म सेल, उसको ये यूरेथ्रा तक लेके आता है। ठीक है, तो यूरेथ्रा आप बोल सकते हैं कॉमन पॉइंट है फॉर यूरिन ऑल्सो एंड फॉर स्पर्म ऑल्सो। ठीक है, यूरिन उसको ब्लैडर से मिलेगा यूरेथ्रा को, और स्पर्म उसको वास डिफरेंस से मिलेगा। समझ रहे हैं? क्लियर है? चलो ठीक। तो ये बात होगी चारों पार्ट की। अब हम नेफ्रॉन्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, तो हेड डाल लो, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ नेफ्रॉन। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ अ नेफ्रॉन। कुछ ऐसा दिखता है, देखो नेफ्रॉन, ठीक है, ट्यूब जैसा। अभी आपको यहाँ पे एक सिंगल ही देख रहे हैं तो आपको ऐसा दिख रहा है ना, वरना अगर आप एक एक न्यूरॉन तो नहीं, ये एक नेफ्रॉन है, राइट? अब न्यूरॉन और नेफ्रॉन भी कंफ्यूज होता है। न्यूरॉन कहाँ था? ब्रेन में, मतलब स्पाइनल कॉर्ड, नर्वस सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे आपका न्यूरॉन था, नर्व सेल जिसको बोलते थे, राइट? बट ये न्यूरॉन नहीं है, ये नेफ्रॉन है। न्यूरॉन इज द मेन पार्ट ऑफ योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, वैसे ही नेफ्रॉन इज द मेन पार्ट ऑफ योर किडनी। ठीक है, तो एक ये तो आपको सिंगल ऐसा दिख रहा है, राइट? बट जब ऐसा होगा, देखो, जब मिलियंस ऑफ स्पर्म, सॉरी मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होंगे, दे विल लुक लाइक दिस। जो कॉन्वोल्यूटेड एट द आउटसाइड, ऐसा कुछ लिखे थे ना अपन कि दिस ट्यूब्स आर कॉन्वोल्यूटेड एट आउटसाइड एंड स्ट्रेट एट द सेंटर, ऐसा कुछ लिखे हैं? क्या क्या नाम था? रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेड्यूला, ऐसा कुछ लिखे ना?
ये सिंगल नेफ्रॉन लुक लाइक दिस, और ये आपका कॉम्बिनेशन है नेफ्रॉन्स का, ठीक है, बहुत सारे नेफ्रॉन है। तो अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये जो एक कप जैसा शेप दिख रहा है सबको, एक कप जैसा, है ना, दिस इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। देखो यहाँ पे नाम लिखा होगा इसका, दिख रहा है ये वाला, दिस इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। इसके अंदर ही फिल्ट्रेशन होता है, जैसे फिल्टर होता है ना, फनल देखें, फनल के ऊपर अपन फिल्टर पर लगाते हैं, एंड देन पानी और या जो भी फिल्टर करना होता है वो अपन डालते हैं ना, वैसे ही कुछ आपका यहाँ पे भी हो रहा है, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, जो भी फिल्ट्रेशन होगा उसके बाद फिल्ट्रेट जो है, जो नीचे जाता है उसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, जो ऊपर रह जाता है उसे अपन रेसिड्यू बोलते हैं। मतलब अगर मैं नॉर्मल आप लोग को फिल्ट्रेशन समझाऊं तो इधर ये आपका टेस्ट ट्यूब है, ठीक है, और ये है फनल, और यहाँ मैंने एक फिल्टर पर लगा के रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैं कुछ चीज अगर डालता हूँ फिल्टर आउट करने के लिए, तो जो चीज नीचे आ जाती है ना फिल्टर होके, उसे अपन कहते हैं फिल्ट्रेट, दैट इज नोन एज फिल्ट्रेट। देखो यहाँ पे फिल्ट्रेट बट लिखा हुआ दिख रहा है क्या? नहीं लिखा, ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। तो ये होता है फिल्ट्रेट, और जो ऊपर रह जाता है ना उसे अपन कहते हैं रेसिड्यू। मतलब जो चाय अपन छानते हैं तो ऊपर जो चाय पत्ती रह जाती है दैट विल बी नोन एज रेसिड्यू, और जो चाय नीचे छन के आ गई है दैट विल बी नोन एज फिल्ट्रेट। ये फिल्टर प्रोसेस में ये दो वर्ड याद रखना, रेसिड्यू एंड फिल्ट्रेट, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में लिखते हैं। एक तो आपका बोमेन्स कैप्सूल हो गया, फिर इसको पूरा नेफ्रॉन ट्यूब्यूल बोलते हैं, पूरा ट्यूब जैसा है जो कि ऐसे अंदर गया है, ये यू शेप में वापस ऊपर आया है, राइट। फिर यहाँ पे आपको दिखेगा ये कलेक्टिंग डक्ट है, दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, जहां पे आपका पूरा यूरिन जो है वो कलेक्ट होता है। जितने भी नेफ्रॉन्स आप देखते हो यहाँ पे बहुत सारी ब्रांचेस दिख रही होंगी आपको कलेक्टिंग डक्ट में, दिख रहा है, ये अलग अलग नेफ्रॉन से कनेक्टेड होंगी, और सभी नेफ्रॉन्स यूरिन बना के कलेक्टिंग डक्ट में स्टोर कर देंगे, और यही कलेक्टिंग डक्ट से आपका जो यूरिन है वो फ्लो होके यूरेटर में जाएगा। क्लियर है? देखो इसके बारे में, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए नेफ्रॉन, ठीक है, हेडिंग डालना ये वाला, अब नीचे लिखना, nephrons are excretory or functional unit of the kidneys. Nephrons are excretory and functional unit of kidneys. First off, each nephron is formed of two parts. Each nephron is formed of two parts. Each nephron is formed of two parts. First likhna, first Bowman's capsule, BOWMAN apostrophe S, Bowman's capsule. ठीक है, Bowman's capsule, BOWMAN apostrophe S and capsule, CAPSULE capsule, ठीक है। एंड सेकेंड लिखना नेफ्रिक ट्यूब्यूल, नेफ्रिक NEPHRIC, नेफ्रिक ट्यूब्यूल TUBULE। बाकी पूरे ट्यूब्स हैं, बस यही एक कप शेप वाला जिसको अपन ने नाम दिया है बोमेन्स कैप्सूल, बाकी पूरे तो ट्यूब्स हैं, ठीक है। और ये जो दिख रहे हैं ना आप लोगों को, ये आपके वेन्स और आर्टरीज है। आर्टरीज आ रहा है ब्लड लेके प्यूरिफाई होने के लिए, फिल्टर होने के लिए, ये अलग प्यूरिफिकेशन ना। एक प्यूरिफिकेशन लंग्स में होता है, उसमें क्या करते हैं अपन, ब्लड में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होगा वो ले लेते हैं, और बदले में ब्लड में ऑक्सीजन फिल कर देते हैं, मतलब उसको डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड बनाते हैं, वो अलग चीज है। दैट इज अदर काइंड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करेंगे और ऑक्सीजन अपन ब्लड में डाल देंगे, वो लंग्स करेगा। यहाँ पे अपन क्या अलग कर रहे हैं ब्लड से, ब्लड में जितना भी नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा, है ना, उसको फिल्टर आउट करने के लिए हमारे पास किडनी है। समझ रहे हैं? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? ये जितना भी गैसियस वेस्ट है वो तो लंग्स से बाहर चला जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और जो भी लिक्विड वेस्ट है, यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, वो आपका किडनी से बाहर जाएगा, ठीक है। इससे यहाँ पे दो टाइप के आपको दिख रहे होंगे, आर्टरी एंड वेन्स। ये आर्टरी से ब्लड अंदर जा रहा है प्यूरिफाई होने के लिए, फिल्टर होने के लिए ना, फिल्टर होने के बाद जो भी ब्लड है वो वापस जा रहा है,
छन के वापस चला गया ब्लड। ठीक है, लिखना इसमें सबसे पहले डालो हेडिंग बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, इसके बारे में लिखना हाइफन डाल के। इट इज अ डबल वॉल्ड, डबल वॉल्ड दिख रहा है आपको यहाँ पे, एक सिंगल नहीं है ना, दिख रहे हो, दो लेयर है ना, एक बाहर आपको दिख रही है और एक अंदर लेयर, समझ रहे, डबल वॉल्ड, डबल वॉल्ड कप, it is a double walled cup present in the renal cortex, present in the renal cortex, present in the renal cortex। एक्चुअली आप लोग यहाँ पे ये डैश्ड लाइन देख पा रहे हो, ब्लैक कलर की डॉटेड लाइन बनी हुई है, सबको दिख रहा है, ये इसके ऊपर वाला पार्ट कॉर्टेक्स कहलाता है और इसके नीचे वाला पार्ट मेड्यूला कहलाता है। दो पार्ट लिखे थे ना अपन ऊपर, रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेड्यूला, तो ऊपर वाले पार्ट को हम रीनल कॉर्टेक्स बोल रहे हैं और नीचे वाले पार्ट को रीनल मेड्यूला बोलेंगे। और ये बीच में दोनों का बाउंड्री है, बॉर्डर है बीच का, तो इसको अपन बोल रहे हैं कॉर्टेक्स मेडुला जंक्शन। क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स मेडुला जंक्शन। जंक्शन समझ रहे हैं ना, जहाँ पे दो चीजें आके मीट हो रही है, दैट इज नोन एज जंक्शन, राइट? क्लियर है ये चीज? हाँ, तो बोमेन्स कैप्सूल तो ऊपर कॉर्टेक्स में है, तो बोमेन्स कैप्सूल इज प्रेजेंट इन, क्या लिखे, कब प्रेजेंट इन द रीनल कॉर्टेक्स। यहां तक हो गया सबका? ओके, फुल स्टॉप। इट इज लाइंड बाय अ थिन, it is lined by a thin and semi-permeable, thin and semi-permeable, thin and semi-permeable epithelium of flat cells। epithelium याद है? epithelial cells था ना, जो आउटर बॉडी को तो कवर कर रहा है और आपके ऑर्गन्स को भी इंटरनली वो कवर करता है। स्टमक में भी इनर लाइनिंग में एपिथेलियल टिश्यू है, यहाँ भी आपका एक जो, अब हमको जो अंदर का लाइनिंग दिख रहा है ना, वहां पे एपिथेलियल सेल्स हैं, वो भी फ्लैट वाले। हमने पढ़े, एक क्यूबॉइडल होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं, है ना, कॉलमनर एपिथेलियम है, 3-4 टाइप के एपिथेलियम हम पढ़ते थे क्लास 9 में, याद है? स्क्वायर एपिथेलियम, क्यूबॉइडल, तो स्क्वायर वाले फ्लैट सेल्स होते थे, ठीक है, और वो थिन होते थे। थिन क्यों जरूरी है? क्योंकि इसको फिल्टर आउट करना है ना। अगर आप थिक सेल ले लोगे लाइनिंग, तो कुछ फिल्टर आउट होके जाएगा ही नहीं, और इसलिए सेमी परमेएबल भी है। समझ में आ रहा है? का स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है सबको? जो उसका काम है ना, वैसे इसका स्ट्रक्चर है, क्योंकि उसको फिल्टर आउट करना है चीजों को, इसलिए इट शुड बी सेमी परमेएबल, ताकि वो कुछ चीजों को पास होने दे, कुछ चीजों को रोक दे। समझ रहे हैं? है ना? और एंड इट शुड बी थिन, उसकी वॉल क्या होनी चाहिए? थिन होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, ठीक है। तो इट इज lined by a thin and semi-permeable epithelium of flat cells। याद रखिए, यहाँ तक हो गया, फुल स्टॉप। अब उसके अंदर देखते हैं, यहाँ पे क्या है। ये आपको दिख रहा है कुछ ब्लड कैपिलरीज है ना, देखो ये आपकी आर्टरी हुई, बट आर्टरी से अंदर कैपिलरी लेके जा रही है, पतली होती है ना कैपिलरी। जैसे हमने देखा था कि इंटेस्टाइन में भी कैपिलरीज जा रही थी अंदर, लंग्स में भी अंदर कैपिलरीज जा रही थी। तो आर्टरी और वेन्स ब्लड बाहर तक लेके आएंगे, अंदर कैपिलरीज है। समझ रहे हैं क्या? ओके, इसमें लिखना, in the cavity of Bowman's capsule, in the cavity of Bowman's capsule, in the cavity, cavity मतलब जो यहाँ पे आपको छेद दिख रहा है, इसको कैविटी बोल रहे हैं। तो in the cavity of Bowman's capsule, mama, there is a group of blood capillaries, there is a group of blood capillaries, there is a group of blood capillaries called glomerulus, called glomerulus। यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल नाम ना लिख के देखो, एक और नाम क्या लिखा है ऊपर, ग्लोमेरुलर कैप्सूल। समझ रहे ना? यहाँ बोमेन्स कैप्सूल नहीं लिखा हुआ है, बट उसका एक और नाम क्या लिखा हुआ है, ग्लोमेरुलर, ग्लोमेरुलर कैप्सूल, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर ग्लोमेरुलर है, ठीक है, देख लो उसको। There is a group of blood capillaries called
ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक है, ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस, ठीक, ओके। टंग ट्विस्टर है वो भी, नहीं, जैसे रोलर, रोलर को कोई रोलर भी बोल सकता है ना, बस वैसी टाइप का ही है, ठीक है, चलो, ओके। कॉल्ड ग्लोमेरुलस, formed by the division of formed by the division of formed by the division of किसका डिवीजन हुआ देखा आप लोग, ये आपका एक आर्टरी आया है, ठीक है, वो आर्टरी यहां से अंदर जाके वो और अंदर डिवाइड हुआ है ना, इसी को तो ग्लोमेरुलस बोल रहे हैं, राइट। तो किसका डिवीजन हुआ है, एफेरेंट एट्रियोल, दिख रहा है, एफेरेंट आर्टरियोल, क्लियर है। तो क्या लिखे, फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ एफेरेंट आर्टरियोल, एफेरेंट आर्टरियोल, इसको रीनल आर्टरी बोलते हैं, यहाँ वाले लिखा हुआ इंटरलोब्यूलर आर्टरी, बट इसका एक नाम और है, इसको अपन रीनल आर्टरी भी बोल सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली किडनी के पास आ रही है। जैसे पल्मोनरी आर्टरी बोल रहे थे, वो आर्टरी जो लंग्स के पास जा रही थी उसका नाम पल्मोनरी आर्टरी था, वैसे ही एक आर्टरी जो यहाँ आ रही है इसका नाम क्या हो जाएगा, रीनल आर्टरी, इसका नाम इंटरलोब्यूलर आर्टरी भी लिखा हुआ है। फिर यही आपकी रीनल आर्टरी एफेरेंट एट्रियोल में डिवाइड हुई, जो अंदर जाके और डिवाइड हुआ, जो अल्टीमेटली ग्लोमेरुलस बना, समझ रहे हैं। तो क्या लिखे हैं, फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ एफेरेंट आर्टरियोल, ब्रैकेट में लिखना, अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, अ ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी, ठीक है। अब ग्लोमेरुलस का फंक्शन लिख लेते हैं, वही तो फिल्टर की तरह बिहेव कर रहा है एक्चुअली अंदर, ठीक है। तो फुल स्टॉप आके लिखना, ग्लोमेरुलस एक्ट एज एन अल्ट्रा फिल्टर, glomerulus act as an ultra filter, ultra filter, ultra filter मतलब ऐसा फिल्टर जिसके पोर्स और छोटे होंगे, समझ रहे हो। फिल्टर क्या होता है, जिसके सरफेस में पोर्स होंगे, पोरस होना चाहिए ना, तब तो फिल्टर कर पाएगा वो, राइट। तो अगर उसके पोर्स बहुत ही छोटे हैं तो उसको अपन अल्ट्रा फिल्टर बोलेंगे, ठीक है। एंड इज द साइट ऑफ and is the site of filtration, and is the site of filtration, and is the site of filtration, ना पूरा खुल गया, कोई जिम में नहीं जाता क्या, आदित्य जाता है जिम, and is the site of filtration, ये उल्टा मत घुमा देना मत, ठीक है। साइट ऑफ फिल्ट्रेशन अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर, क्योंकि आर्टरी से ब्लड आ रहा है ना, तो कुछ ना कुछ प्रेशर से ही आ रहा होगा, समझ रहे, अंडर प्रेशर, कॉल्ड अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, प्रोसेस को क्या बोलेंगे, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फुल स्टॉप। अब फिल्टर क्या हो रहा है लिखते हैं, प्रोसेस का नाम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, मतलब आप बोल सकते हो कि ग्लोमेरुलस जो है वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करेगा, ठीक है, जो भी ब्लड आ रहा होगा ना उसको फिल्टर आउट करेगा। फुल स्टॉप आके लिखना, इन दिस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, in this large amount of water, in this large amount of water, along with certain useful compounds, along with certain useful compounds and certain harmful waste, and certain harmful waste,
are filtered out into the Bowman's capsule. Are filtered out into the Bowman's capsule. Are filtered out into the Bowman's capsule. Stop. The filtrate so formed is called, filtrate अभी बताया था मैंने, जो छन के नीचे आ गया है. The filtrate so formed is called glomerular filtrate. The filtrate so formed, छनने के बाद जो नीचे आ रहा होगा ना बाहर बोमेंस कैप्सूल से, जो यहां आ रहा होगा इस तरफ राइट साइड में, उसको अपन कह रहे हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ठीक है. और एक और नाम है उसका नेफ्रिक फिल्ट्रेट. नेफ्रिक फिल्ट्रेट. नेफ्रिक फिल्ट्रेट. नेफ्रिक फिल्ट्रेट. नेफ्रिक फिल्ट्रेट. ठीक. तो देखो इसमें लास्ट दो लाइन में क्या लिखे अपन, जब ये ब्लड प्यूरिफाई होगा, ठीक है, तो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है, वाटर पास हो जाएगा. ठीक है. उसके साथ कुछ यूजफुल सब्सटेंस हो सकता है NaCl, पानी में डिसॉल्व होता है ना NaCl, तो वो भी आपके सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन से पार होकर निकल जाएगा. फिल्टर पेपर से आप नमक को अलग नहीं कर सकते ना. यू कैन नॉट सेपरेट आउट डिसॉल्व्ड NaCl फ्रॉम वाटर बाय जस्ट फिल्ट्रेशन. तो अल्टीमेटली NaCl भी पास होकर अंदर चला जाएगा यहाँ पे, जबकि NaCl को बाहर नहीं जाना चाहिए. यूरिन में सॉल्ट नहीं होता. ठीक है. तो अल्टीमेटली जो भी NaCl आया होगा ना, वो इनके वॉल्स में एब्जॉर्ब हो जाएगा, मतलब उसको बाहर जाना नहीं देंगे. गलती से कुछ अपने दोनों चीजें लिखी. क्या क्या लिखी है देखो, कि वाटर तो जाएगा अलोंग विद दो चीजें और लिखी है, सम यूजफुल कंपाउंड्स. अब यूजफुल कंपाउंड अगर वो यूजफुल है तो हम बाहर क्यों फेंकेंगे उसको, समझ रहे हैं. आपके इस पानी के साथ और जो भी फिल्टर होकर इस तरफ आया होगा ना, उसमें जो भी यूजफुल कंपाउंड्स होगा, दे विल बी एब्सॉर्ब्ड बाय दीज वॉल्स. जो भी आपका ट्यूब्यूल, हमारा सेकंड पार्ट क्या है, बोमेंस कैप्सूल के बाद सेकंड पार्ट अपने क्या लिखा है, नेफ्रिक ट्यूब्यूल. ये पूरा नेफ्रिक ट्यूब्यूल है, तो उसमें ये यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है ना वो एब्सॉर्ब होंगे. समझ रहे हैं. कुछ बच जाएंगे तो भी देखो इतना लंबा है ना, कलेक्टिंग डक्ट से पहले कहीं ना कहीं सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है वो एब्सॉर्ब हो जाएंगे, और सिर्फ वेस्ट ही along with some amount of water कलेक्टिंग डक्ट में जाके कलेक्ट होगा, जिसको अपन यूरिन बोलते हैं. समझ में आ रहा है. ठीक है. चलो सेकेंड पार्ट लिखते हैं अपन. सेकेंड, नेफ्रिक ट्यूब्यूल. नेफ्रिक ट्यूब्यूल. नेफ्रिक ट्यूब्यूल. सॉरी हाइफन डाल के लिखना इसके बारे में. इट इज लॉन्ग एंड कॉइल्ड. इट इज लॉन्ग भी है, लंबी भी है, और कॉइल्ड है पूरी. इट इज लॉन्ग एंड कॉइल्ड and is formed of three parts. And is formed of three parts. And is formed of three parts. फर्स्ट लिखना. फर्स्ट ये दिखा, जैसे ही बोमेंस कैप्सूल खत्म हुआ सबसे पहला पार्ट क्या लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, रीड कर पा रहे हो, प्रॉक्सिमल. PROXI है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. कॉन्वोल्यूटेड तो लिखे थे ना अपन, कोई फोल्डिंग को अपन कॉन्वोल्यूशन बोल रहे हैं. कॉन्वोल्यूशन इज द वर्ड यूज फॉर फोल्डिंग. तो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पहला पार्ट लिखो. फर्स्ट पार्ट, इसको शॉर्ट फॉर्म में PCT बोलते हैं. प्रॉक्सिमल, PROXI, प्रॉक्सिमल, MAL, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. प्रॉक्सी समझते हैं. प्रॉक्सी क्या होता है, के बदले आ रहा है. अच्छा ऐसा मान आप लोगों को पता है अभी, करते हो ऐसा स्कूल में, क्लास में लगती है. अच्छा, तो मैं आप लोग के एज में जानता नहीं था प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है. मैं तो स्टूडेंट की प्रॉक्सी बोलता हूँ. 50 बच्चे होंगे ना क्लास में, टीचर ऐसा झुक के अटेंडेंस लेते हैं ना,
ये लगा दी प्रॉक्सी। कृतिका लड़के को जब प्रेजेंट सर, आंटी ने अनलेस अगर टीचर आवाज नहीं पहचानती हो तो और चेहरा नहीं पहचानती हो तो अच्छा आप टीचर की प्रॉक्सी करो। आज टीचर आपसे नहीं तो उसकी जगह कोई और आके दो, हम लोग उसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट। और बच्चों के लिए प्रॉक्सी वर्ड होता है, समझ गए? तो ये प्रॉक्सी वर्ड तो मैं कॉलेज में आके सीखा जब लगाते थे। तो चलो क्या लिखे? पीसीटी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पहला पार्ट ट्यूब्यूल का, इसमें आइफन डाल के लिखो। इट लाइज इन रीनल कॉर्टेक्स। अभी भी देखो ये ऊपर पार्ट में है ना, कॉर्टेक्स में है ना, जैसे बॉमेंस कैप्सूल भी कॉर्टेक्स में है वैसे ही आपका पीसीटी भी कॉर्टेक्स में ही है, दिख रहा है सबको? हाँ, इसके बाद दो पार्ट और है, देखो पीसीटी तो ये पूरा पार्ट हो गया, इसके बाद ये अंदर ऐसे गया यू शेप, ठीक है? एक यूट्यूब, कौन सा ये यूट्यूब वाला यूट्यूब नहीं है ना, यू शेप्ड ट्यूब, ठीक है, जिसका एक नाम यहाँ पे लिखा है लूप ऑफ द नेफ्रॉन। इसको लूप ऑफ हेनले भी बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। ये सेकंड पार्ट है हमारा ट्यूब्यूल का। फर्स्ट पार्ट इज दिस पीसीटी, सेकंड पार्ट ये यू शेप्ड ट्यूब जिसका नाम है लूप ऑफ हेनले, और थर्ड पार्ट ये जब यू शेप ऊपर गया जाएगा तो आपको एक और दिख रहा होगा, देखो ठीक है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल। तो आपका पूरा नेफ्रिक ट्यूब्यूल तीन पार्ट का बना हुआ है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले एंड डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है? तो पहले पीसीटी के बारे में लिखते हैं। पीसीटी के क्या, देखो इनका मेन काम बस यही है, एब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन, रीएब्जॉर्प्शन करेंगे किस चीजों का? यूजफुल प्रोडक्ट्स का। अगर गलती से यूजफुल प्रोडक्ट भी फिल्ट्रेट में आ गया है, छन के आ गया है, तो देयर फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब, रीएब्जॉर्ब क्यों बोल रहा हूं, ये एब्जॉर्ब करेगा, इनसे बच जाएगा तो ये रीएब्जॉर्ब करेगा, इनसे बच जाएगा तो ये रीएब्जॉर्ब करेगा। समझ रहे हैं? मैं क्लियर? ठीक है, ओके। तो लिखो पीसीटी के बारे में, इट लाइज इन द रीनल कॉर्टेक्स, ये रीनल मेडुला में, लूप ऑफ हेनले। फिर डीसीटी वापस रीनल कॉर्टेक्स में है, दिख रहा है? डॉटेड लाइन के ऊपर वाला पार्ट को अपन ने रीनल कॉर्टेक्स नाम दिया, नीचे वाले पार्ट को रीनल मेडुला, मॉड्यूल नहीं मेडुला, ठीक है, ओके। तो इट लाइज इन द रीनल कॉर्टेक्स, फुल स्टॉप। इट इज द मेन साइट ऑफ सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, इट इज द मेन साइट, एसआईटी, जगह जहां पे सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेलेक्टेड चीजों को रीएब्जॉर्ब करेगा, कोई वेस्ट हार्मफुल चीजों को ये एब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है, यूजफुल चीजों को ही एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है? तो सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन इज अ साइट ऑफ सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम, कैल्शियम, कैल्शियम भी हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट मिनरल है, राइट, जस्ट लाइक सोडियम। तो कैल्शियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स। देखो ब्लड में तो सब चीजें रहती है, क्योंकि ब्लड ही तो है जो एब्जॉर्ब्ड फूड को सेल्स तक लेके जा रहा था, याद है? एब्जॉर्प्शन पढ़े थे ना अपन, इंजेशन, डाइजेशन एंड द थर्ड प्रोसेस वाज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है? ब्लड इंटेस्टाइन में आके ये पूरा डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके सेल्स के पास लेके जा रहा है। मतलब ब्लड में ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट सब होगा, समझ में आ रहा है? उसी को तो फिल्टर करने के लिए वो यहाँ आ रहा है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को तो निकालने के लिए वो लंग्स के पास जाता है, और बाकी जितनी भी इंप्यूरिटीज हैं ब्लड के अंदर या जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट क्यों ना हो, वो यहीं पे आके वो फिल्टर आउट करता है, ठीक है? तो इट इज द मेन साइट ऑफ selective reabsorption of sodium, calcium, glucose, amino acids, etc. from the nephric filtrate, from the nephric filtrate, from the nephric filtrate. कोई बता सकता है ये ऐसे कॉन्वोल्यूटेड क्यों है? एग्जैक्टली, जैसे हमने वो इंटेस्टाइन में पढ़ा था ना, वहां विली, माइक्रो विली पढ़े थे अपन, याद आ रहा है? फिंगर लाइक फोल्डिंग्स, जिसको अपन ने विली नाम दिया था। तो ऐसा अगर सीधा स्ट्रेट रहता तो बहुत जल्दी से खाना जो एब्जॉर्ब वाला नीचे चला जाता, और इसी लंबी लाइन को अगर मैं ऐसा कर दूं, समझ रहे हो, तो उसको आने में टाइम लगेगा नीचे तक,
समझ रहे, एक सीधी रोड है और एक ऐसी घाटी है। ऑब्वियसली घाटी में मैंने घाटी का एग्जांपल दिया था ना, घाटी में आप कार धीरे चलाओगे तो द फूड विल गेट टाइम टू बी एब्सॉर्ब्ड, वैसे ही द नेफ्रिक फिल्ट्रेट विल गेट टाइम। नेफ्रिक फिल्ट्रेट यहां से निकला बाहर, वो यहां गया पीसीटी में, वहां उसको बहुत टाइम मिलेगा ताकि उसके जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट्स हैं वो आपके इसी ट्यूब्स में एब्सॉर्ब हो जाए। ट्यूब्स में सेल्स होंगे, सेल्स उनको एब्सॉर्ब कर लेंगे, अब वो सारी चीजें उनके ग्रोथ और रिपेयर में काम आएंगी। समझ रहे हैं? चलो आगे, ये हो गया फर्स्ट पार्ट ना, नेफ्रिक ट्यूब्यूल का फर्स्ट पार्ट। सेकंड लिखना लूप ऑफ हेनले, लूप LWP, लूप ऑफ हेनले, HENLE, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, हाइफन डाल के इसके बारे में लिखते हैं। इट इज अ यू शेप्ड स्ट्रक्चर, it is a U-shaped structure, it is a U-shaped structure, और प्रेजेंट कहां पे है ये? रीनल मेडुला, प्रेजेंट इन द रीनल मेडुला। It is a U-shaped structure present in the renal medulla. Full stop. It is formed of two limbs. It is formed of two limbs, LIMBS, limbs। दो लिम्स क्यों बोल रहे हैं? एक लिम्ब ऊपर से नीचे आ रही है और दूसरी लिम्ब नीचे से ऊपर जा रही है। वन इज डिसेंडिंग लिम्स एंड द अदर वन इज असेंडिंग। एक डिसेंडिंग है, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो दूसरा असेंडिंग होगा, नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, इट इज फॉर्म्ड ऑफ टू लिम्स, हाइफन डाल के लिखना, थिन वॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब, थिन वॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब, थिन वॉल्ड डिसेंडिंग लिम्ब and thick walled ascending limb, and thick walled ascending limb, thin walled ascending limb and thick walled, sorry, thin walled descending limb and thick walled ascending limb। आप लोग देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट आपको थिन दिख रहा होगा, देखो ये वाला, और फिर जो ऊपर चढ़ रहा है ये वाला पार्ट आपको मोटा दिख रहा होगा। ठीक है, डिसेंडिंग थिन है और असेंडिंग थिक है। फुल स्टॉप। Descending limb is permeable to water. Descending limb is permeable to water, मतलब वाटर को पास होने दे देगी। ठीक है, permeable to water but impermeable to minerals like sodium chloride, permeable to water but impermeable to minerals like sodium chloride, impermeable to minerals like sodium chloride, but ascending limb, but ascending limb, but ascending limb, उल्टा लिखना, क्या लिखेंगे? हाँ, is impermeable to water but permeable to sodium chloride, लिख लो। होगा? हाँ, ascending limb is impermeable to water but permeable to sodium chloride, NaCl। ठीक है, फुल स्टॉप। इसका मेन फंक्शन क्या है आपके लूप ऑफ हेनले का? फुल स्टॉप डाल देना, इट कंसंट्रेट्स द यूरिन, इट कंसंट्रेट्स द यूरिन, इट कंसंट्रेट्स द यूरिन। कंसंट्रेट्स द यूरिन का मतलब है पानी अब कम हो जाएगा। यहाँ पे आपका पानी ज्यादा था, पीसीटी ने थोड़ा बहुत पानी एब्जॉर्ब किया है ना, थोड़े बहुत कैल्शियम, सोडियम, ग्लूकोज, अमीनो एसिड ये सब भी एब्जॉर्ब किया, बट तब भी अभी पानी काफी बचा है आपके फिल्ट्रेट में। अभी तक फिल्ट्रेट बोल रहा हूँ, अभी तक इसको यूरिन नहीं बोला। यूरिन तो तब बोलूंगा जब वो कलेक्टिंग डक्ट पे पहुंच जाएगी। अभी तक अपन उसको क्या नाम बोलेंगे? विल कॉल इट एज
फिल्ट्रेट, क्या बोलेंगे उसको अपन? फिल्ट्रेट। उसी फिल्ट्रेट को अपन यूरिन बना रहे हैं, ये सब चीजों से पास करा के उसके यूजफुल प्रोडक्ट को बचा रहे हैं और हार्मफुल प्रोडक्ट को भेज रहे हैं कलेक्टिंग डक्ट पर। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका काम है पानी कम करेगा, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। आपके सॉल्यूशंस क्या होते हैं? सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। पढ़े ये चीज 9th में? सॉल्यूशन दो चीजों से बना रहता है, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। समझ रहे? बात करते हैं अपन शुगर सॉल्यूशन की। मेरे पास 2 ग्लास है, दोनों में शुगर डाला हुआ है। एक में 4 चम्मच शक्कर है और एक में 1 चम्मच। पानी दोनों में बराबर है, तो जो 4 चम्मच वाला शक्कर वाला जो ग्लास है ना, दैट विल बी नोन एज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसमें सॉल्यूट ज्यादा क्वांटिटी में, एक में सॉल्यूट कम क्वांटिटी में है। मतलब सॉल्वेंट तो दोनों के लिए बराबर है, पर एक में सॉल्यूट ज्यादा है, एक में सॉल्यूट कम है। समझ रहे हैं क्या? तो वैसे ही कुछ होगा, यहाँ पे पानी कम होने के कारण सॉल्यूट ज्यादा हो जाएगा, जिसको अपन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन बोल रहे हैं, राइट? तो इट कंसंट्रेट्स द यूरिन। स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? यूरिन में से पानी की मात्रा को कम करेगा, लूप ऑफ होल्डिंग। ठीक है, तो लास्ट डीसीटी, थर्ड पार्ट, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, DISTAL, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये फिर रीनल कॉर्टेक्स में है ना? देखो इसमें, इट लाइज इन रीनल कॉर्टेक्स, it lies in renal cortex, it lies in renal cortex and opens in the collecting duct, and opens in the collecting duct। कैसे लिख रहा है ये? उधर का कुछ पढ़ा हुआ है? It lies in renal cortex and opens in the collecting duct, क्योंकि अल्टीमेटली यही से पानी यूरिन आपका कलेक्टिंग डक्ट में चला जाएगा। ठीक है, जितने भी यूजफुल प्रोडक्ट थे वो पीसीटी लूप ऑफ एलने में एब्जॉर्ब हो चुके हैं। थोड़ा बहुत पानी अगर बचा होगा तो वो आपका डीसीटी एब्जॉर्ब करेगा, रीएब्जॉर्ब करेगा और अल्टीमेटली कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन को छोड़ देगा। ठीक है, ओके, तो लास्ट सेंटेंस लिखना, मोस्ट ऑफ द वाटर फ्रॉम नेफ्रिक फिल्ट्रेट, most of the water from nephric filtrate, most of the water from nephric filtrate is reabsorbed through the wall of DCT, is reabsorbed through the wall of DCT. Most of the water, most of the water from the nephric filtrate is reabsorbed through the walls of DCT, is reabsorbed through the walls of DCT। ठीक है, तो ये हो गया पूरा आपका यूरिन फॉर्मेशन, दैट इज द फंक्शन ऑफ अ नेफ्रॉन। क्लियर है? तो दोनों डायग्राम बनाना है, एक अपन को यूरिनरी सिस्टम का ही बनाना जहाँ पे किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा, ब्लैडर दिखाएंगे, और दूसरा ये डायग्राम बनाना। ठीक है, ये दोनों आप अपनी कॉपी में बना लेना, बुक से ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग डालना, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ये एक्सक्रीशन इन एनिमल्स हुआ, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अच्छा, एक और आप टॉपिक आपकी बुक में दिया हुआ है, वो है आर्टिफिशियल किडनी। ऐसी छोटे से डब्बे में दिया हुआ है, देखना, दिख रहा है? पेज नंबर 111, 111। उसमें एक बार देखो, एक ऐसे ही एक छोटे से बॉक्स में आर्टिफिशियल किडनी लिखा हुआ है, दिख रहा है? इनके पास बुक है, हाँ, डायलिसिस, हेमोडायलिसिस या सिर्फ डायलिसिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसका क्या काम है? जैसे अगर आपकी किडनी फेल हो जाती है, अगर एक फेल होती है तो तब भी एक से जिंदा रहा जा सकता है। सुने कभी ये चीज? अगर एक किडनी फेल हो जाती है तो दूसरी किडनी के सहारे भी हम जिंदा रह सकते हैं, क्योंकि एक किडनी भले खत्म हुई है, दूसरा किडनी तो अभी भी अपना काम करेगी, यूरिन फॉर्मेशन करेगी। हाँ, ये अलग बात है कि पहले आपको यूरिनेशन जितनी फ्रिक्वेंटली आती थी अब उतनी फ्रिक्वेंटली नहीं आएगी, क्योंकि अब बनाने वाले आधे हो गए, तो यूरिन भी आपको कम फ्रीक्वेंटली आएगी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, पर अगर दूसरी भी फेल हो गई तो अब क्या होगा, है ना? तो क्या हम मर जाएंगे ना? सही तो बोल रहा है। हाँ, वो करेंगे तो बचेंगे ना,
वो नहीं कराऊंगा तो मरूंगा ना। उसी के तो मतलब उसी का तो नीड समझा रहा हूँ कि अगर दोनों किडनी फेल हो जाती है देन वी नीड टू हैव आर्टिफिशियल किडनी। अब आर्टिफिशियल किडनी का मतलब ये नहीं कि कोई मैन मेड किडनी हम अंदर लगाएंगे। जैसे मैंने आप लोगों को पेस मेकर बताया था, याद है कि हार्ट के ऊपर अपन पेस मेकर लगा देते, वो आर्टिफिशियल पेस मेकर होता है जो आपके हार्ट बीट्स को कंट्रोल करेगा। जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन अभी नेचुरली हो रहा है, अगर ये प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ तो हमें एक आर्टिफिशियल पेस मेकर लगाना होता है जो आपके हार्ट को थोड़ा सा इंपल्स सिग्नल देके कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेगा। समझ रहे हैं? तो वैसा ही कुछ आर्टिफिशियल किडनी होता है, बट ये कोई हम अंदर लगाते नहीं है। इसमें क्या करते हैं, हम ब्लड को बाहर लेके आते हैं और प्यूरिफाई करके ब्लड को वापस अंदर भेज देते हैं। मतलब ये नहीं कि पूरा 6 लीटर 7 लीटर निकाल लिए, बैठा दिया आदमी को और फिर यहाँ छान रहे ब्लड, ऐसा नहीं होता ना। तो वो मर जाएगा ना, उसके पूरे बॉडी से ब्लड निकाल दोगे तो। ये साइमल्टेनियस प्रोसेस होता है। मतलब अगर आप देखोगे उस डायग्राम में तो एक तरफ से ब्लड निकाल रहे हैं और दूसरी तरफ से ब्लड साइमल्टेनियसली फिल्टर होकर अंदर भी जा रहा है। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि ब्लड निकाल के रखिए भी 2 दिन बाद आना, छान के रखेंगे। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, आपको वहीं पे वो ट्रीटमेंट देंगे, कुछ घंटों का प्रोसेस होता है ये, और पूरा ब्लड प्यूरिफाई होके वापस हो जाएगा। तो ये कुछ दिनों में करवाना पड़ता है आपको जा जाके। मतलब जिनकी ऐसी किडनी फेल हो जाती है तो उनको एक रेगुलर उनको ये चीज करवानी होती है कुछ दिनों में। हाँ, वैसा भी हो सकता है। अगर ज्यादा उसके बाद आपको कुछ ना कुछ परहेज भी करना पड़ेगा ना, ताकि आपका ब्लड में ये सब इम्प्योरिटी कम प्रोड्यूस हो, ताकि आपको डायलिसिस की जरूरत तो पड़ेगी बट लेस फ्रीक्वेंटली। ठीक है, ओके। तो ये वाला पार्ट आपका आर्टिफिशियल किडनी का हो गया। ठीक है, चलो हेड डालिए ना। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स, प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट। उनके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या क्या है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब है। देखो, तो प्लांट्स हैव लो मेटाबॉलिक रेट, तो प्लांट्स हैव लो मेटाबॉलिक रेट। लो मेटाबॉलिक रेट मतलब जितना रिएक्शंस एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर होती है उतनी एक्टिविटीज उतना रिएक्शंस प्लांट में नहीं होता। मतलब मेटाबॉलिक रेट कम है, हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक रेट हायर है। ठीक है, तो दो प्लांट्स हैव लोअर मेटाबॉलिक रेट, इसका मतलब समझ में आ गया ना सभी को? मेटाबॉलिक रेट लोअर है। ठीक है, then the animals then the animals then the animals comma yet many types of wastes, yet many types of wastes are generated during their body functions. Yet many types of wastes are generated during their body functions. ठीक है, पहला लिखना फर्स्ट ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑक्सीजन। 5 टाइप के वेस्ट लिखेंगे अपन। फर्स्ट है ऑक्सीजन, हाइफन डाल के लिख लो। जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, comma is lost in the atmosphere through stomata by diffusion, is lost to the atmosphere, एटमोस्फेयर को दे रहे हैं ना, वहां से हम ले रहे हैं भले। is lost to the atmosphere, किसके थ्रू? स्टोमाटा के थ्रू, थ्रू द स्टोमाटा। और प्रोसेस क्या होता है? डिफ्यूजन, थ्रू स्टोमाटा बाय डिफ्यूजन। लाइन समझ में आ रही सबको? पूरा एक एक चीज लिख रहे हैं अपन कि ऑक्सीजन जनरेट कैसे हुआ? फोटोसिंथेसिस से। इसका क्या होगा? उसका लॉस होगा। कैसे होगा? स्टोमाटा के थ्रू होगा, बाय डिफ्यूजन। ठीक है, सेकेंड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड ये ड्यूरिंग रेस्पिरेशन करेंगे जैसे हम करते हैं, राइट? तो कार्बन डाइऑक्साइड के बाद हाइफन डाल के लिखना प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, कॉमा डाल के इज लॉस्ट ड्यूरिंग नाइट,
is lost during night. बाकी ऑप्शन में जैसा लिखे वैसे लिखिए, कैसे? थ्रू द स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन, थ्रू स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन। हाँ, एक इन द एटमॉस्फेयर भी लिख सकते हो, क्योंकि एटमॉस्फेयर में ही जा रहा है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड। थ्रू द स्टोमेटा बाय डिफ्यूजन, समझ में आ रहा है सबको? हाँ, थर्ड लिख लो, एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ 8 तारीख, एक्सेस ऑफ वाटर, हाइफन डाल के लिखना, is lost by the process of transpiration, is lost by the process of transpiration, is lost by the process of transpiration। ठीक है, फोर्थ, फोर्थ लिखना एब्सिशन, स्पेलिंग लिखना ABS CISSION। एब्सिशन का मतलब ना फॉलिंग होता है, गिरना, ब्रैकेट में लिख लो फॉलिंग। एब्सिशन का मतलब फॉलिंग, किसका फॉलिंग होता है? ओल्डर लीव्स। तो एब्सिशन ब्रैकेट में फॉलिंग ऑफ डेड और ओल्डर लीव्स, ओनली लीव्स, फ्लावर्स भी गिरते हैं, कुछ बार्क भी गिर जाती है, तो लिख लो ओल्डर लीव्स, कॉमा फ्लावर्स, कॉमा बार्क एक्सेट्रा। और ये ऐसा होता है कि ये तो इनके में थोड़ा वेस्टेज स्टोरेज हो जाता है, तो ये भारी हो जाती है, इसलिए या तो झुक जाती है, और झुकती है तो वो टूट के गिर जाती है, भारी हो जाती है ना, उनके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर होने लगता है लीव्स में या बार्क में या फ्लावर्स में, एंड अल्टीमेटली हेवी होने के कारण वो नीचे झुक जाती है और कुछ दिनों में गिर जाती है। ठीक है, एंड लास्ट लिखना, अच्छा उसमें एक लाइन और लिखेगा, एब्सिशन ऑफ डेड और ओल्डर लीव्स, फ्लावर, बार्क एक्सेट्रा containing stored waste products, containing stored waste products, containing stored waste products। ठीक है, एंड लास्ट लिखना excretion by storage, excretion by storage, excretion by storage in which waste products are either stored in which waste products are either stored in central vacuole of plant cells, waste products are stored in the central vacuole of plant cells। ये क्या होता है? वैक्यूल्स पढ़े ना अपन, सेल के अंदर का एक पार्ट होता है ना वैक्यूल, ऑर्गेनली एक तरह का, जो डेड ऑर्गेनली होता है और उसका काम बस स्टोरेज का होता है। प्लांट में एक ही होता है पर बड़ा होता है, सेंट्रल मतलब सेंटर में रहता है, जिसके कारण ना न्यूक्लियस साइड हो जाता है। प्लांट सेल में हम जब न्यूक्लियस बनाते थे ना तो वो साइड में बनाते थे, क्योंकि बीच में पूरी जगह आपका सेंट्रल वैक्यूल ले लेता है। वही एनिमल सेल में वैक्यूल्स ज्यादा नंबर में होते हैं और छोटे होते हैं, प्लांट में एक ही होता है पर बड़ा होता है। तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट ये वैक्यूल स्टोर करके रखता है, ठीक है, और और as resins or gums in old xylem elements, or as resins, resins and gums सुना है? ये सब हमें ट्री से मिलता है ना, इसको अपन यूज करते हैं अलग अलग काम के लिए, अपन पल्प लेते हैं फॉर मेकिंग पेपर, है ना, तो वो प्लांट के लिए तो वो वेस्ट है, हमारे लिए वो यूजफुल प्रोडक्ट है, राइट। तो as resins, 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 or gums, GUMS, gums in old xylem elements, in old xylem elements, in old xylem elements। ठीक है, विद दिस ये चैप्टर खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर्स अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग को दूंगा, है ना, तो संडे है, आप लोग उन क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन कर लेना, सारे नोट्स में लिखे हुए इधर उधर कहीं ना कहीं, तो खोज खाज के
जो आप लोग कर सकते हो वो मैं क्वेश्चन आप लोग को दूंगा, इन टेक्स्ट भी और एक्सरसाइज भी, ठीक है। तो मैं ग्रुप में लिख दूंगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करके लिख के लेते हैं, ठीक है। तो थोड़ा टाइम बच जाएगा, थोड़े बहुत जो क्वेश्चन बच जाएंगे मैं यहाँ लिखवा दूंगा, तो अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू।